सत्र में समय से जुड़ जाते हैं। आज हम लोग जो है एक थाली के बारे में जानेंगे, क्योंकि ठंड में जो है लोग अक्सर ओवर ईटिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि ठंड में भूख बहुत बढ़िया लगती है और ओवर ईटिंग के कारण जो है अक्सर लोगों का वेट गेन होने लगता है। और क्या खाएँ, क्या ना खाएँ, क्योंकि लीवर में आजकल हर 5 में से 2 लोगों को फैटी लीवर भी निकल रहा है। तो उस फैटी लीवर से कैसे हम बचे रह सकें, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग आज जानेंगे। कहने को बहुत छोटी-सी बीमारी है, लेकिन यही जो बुखार है, इसको आयुर्वेद में और बहुत सारे ग्रंथों में महागढ़, बहुत बड़ी बीमारी के रूप में भी अ, मनुष्य ने जाना और पहचाना है। और ये इतनी खतरनाक बीमारी है कि चरक ने, सुश्रुत ने, जितने भी हमारे मनीषी हैं, जो आयुर्वेद के ज्ञाता थे, उन सभी ने इसका सबसे पहले उल्लेख किया है। चिकित्सा जहाँ हम लोग आज जानेंगे बुखार में उसके क्या-क्या कारण हैं, उसके लक्षणों के बारे में भी जानेंगे, क्योंकि हम अक्सर जो है फ्लू और बुखार में जो है अंतर नहीं कर पाते हैं। और हम उसके घरेलू प्रबंधन थोड़े से जानेंगे और एक बहुत ही अच्छा जो है इलाज हम जानेंगे, जिसमें कुछ भी नहीं करना होता है। बस उसको जो है लंघन, लंघन के बारे में आप लोगों ने सुना भी होगा, जिसको उपवास भी बोलते हैं। तो लंघन के बारे में जानेंगे, उसको कब करना चाहिए, किन-किन बुखारों में करना चाहिए, किन-किन बुखार में नहीं करना चाहिए, इसके बारे में भी जानेंगे। और कुछ ऐसे बुखारों के बारे में भी जानेंगे, जिन्हें समय रहते प्रबंधन नहीं किया जाए, तो बहुत विकराल रूप भी धारण कर सकते हैं और उनमें चिकित्सीय सलाह भी आवश्यक हो सकती है। और कुछ घरेलू नुस्खों के बारे में भी हम लोग आज जानेंगे, ताकि हम बुखार को समय रहते घर में ही उसको प्रबंधित कर सकें, ताकि हमें छोटी-सी जो दिखने वाली बीमारी है, वो छोटे ही रहते उसको खत्म किया जा सके। और कुछ परहेज़ के बारे में भी जानेंगे, क्योंकि बिना परहेज़ के जो है किसी भी चीज़ में लाभ मिलना भी थोड़ा कठिन ही रहता है। हम लोग स्टार्ट करते हैं अभी। सबसे पहले ज्वर के बारे में थोड़ा-सा जान लेते हैं। तो इसके थोड़े से पूर्व रूप भी होते हैं, तो थोड़े ये शक्ति को कम कर देता है, हमारी शक्ति को कम कर देता है। इसको रोगपति बोलते हैं, पापमा बोलते हैं, मृत्यु भी बोलते हैं, क्योंकि अक्सर देखा गया है अगर जो इसका ट्रीटमेंट ठीक समय पर ना हो पाए, तो अभी जब कोरोना काल हुआ था उस समय, उसके पहले जब डेंगू का एक लहर आई थी उस समय, तो बहुत से लोगों ने जो है हमारा साथ छोड़ दिया, तो इसको मृत्यु भी बोला गया है। ओज अशन भी बोला गया है, क्योंकि ये हमारी इम्यूनिटी सिस्टम जो है उसको भी कम करता है। और अंतक बोला गया है, यानी इसको यमराज की संज्ञा दी गई है। तो बुखार इतना खतरनाक होता है कि इसको यमराज तुल्य भी माना गया है। ऐसे बहुत सारे नाम हैं जो आपको सामने श्लोक में दिख भी रहे होंगे, इसको आप कोट करेंगे तो सारे नाम उसको बुखार के आ जाएंगे। हम लोग इसके पत्र में नहीं पढ़ते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे बुखार का मुख्य कारण क्या है। तो देखा गया है कि बुखार जो है, जो खाना हमारे पेट में अधपचा रह जाता है, तो उससे आम बनता है। आम का अर्थ वो लंगड़ा और दशहरी वाला आम नहीं है। ये आम जो है अधपचा या सड़ता हुआ जो खाना हमारे पेट में पड़ा रहता है, जिसका डाइजेशन ठीक प्रॉपर्ली नहीं हो पाता है, उस खाने को जो है आम बोलते हैं। तो उसका जब पाचन नहीं हो पाता है, तो हमारी शरीर की जो अग्नि है, वो जठराग्नि को मंद कर देता है और बाकी सारी अग्नियाँ, हमारे शरीर की 13 अग्नियाँ बताई गई हैं, उतना डिटेल में नहीं जाएँगे। लेकिन हमारा शरीर जो है उन बाकी के जो 12 अग्नियाँ हैं, उनको तीव्र कर देता है, बढ़ा देता है। तो उन अग्नियों के बढ़ने की वजह से हमें हमारे शरीर में टेम्परेचर अनुभूत होता है, यानी बुखार जैसा अनुभूत होता है। वही टेम्परेचर निर्भर करता है कि हमारे शरीर में आम कितना बना है। अगर आम कम है, यानी कि अधपचा खाना कम है, तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए अग्नि भी कम लगेगी, तो हमारे शरीर का टेम्परेचर भी जो है हल्का-सा बढ़ेगा और उसको डाइजेस्ट करके और फिर अपने साम्य अवस्था में आ जाएगा। लेकिन अगर अ, भोजन का डिश जो उसको बोलते हैं, वो बहुत ज़्यादा मात्रा में बना है,
और हमारे स्रोतों में यानी कि हमारे शरीर में इधर-उधर फैल चुका है, तो अग्नि बहुत तीव्र हो जाती है और उनको पचाने के लिए जो है बहुत तेज बुखार जिसको बोलते हैं, वो हमारे शरीर को घेर लेता है। निशा जी, स्क्रीन चली गई है क्या? हेलो, क्या मेरी आवाज आ रही है? जी जी, आवाज आ रही है आपकी। स्क्रीन दिख रही है क्या? नहीं, स्क्रीन नहीं दिख रही अभी। मैं सर्वर कर रहा हूँ। कोई प्रॉब्लम है तो मैं शेयर कर दूं आशीष जी। हाँ, आ गया, आ गया, आ गया। वो असल में नेटवर्क जो है थोड़ा-सा गड़बड़ कर रहा था, ठीक। छोटा कर देता हूँ। तो ये जो अधपचा खाना है, आम जिसको बोलते हैं, इसको डाइजेस्ट करने के लिए हमारे शरीर का टेम्परेचर बढ़ता है। आम किस कारण से बनता है, इनके बारे में जानेंगे। तो आम जो है, वो हमारे शरीर में बनता है, कुछ मुख्य कारण है कि हमारी जठराग्नि जो है, वो कमज़ोर हो जाती है, उसकी वजह से आम बनता है। अध्यसन, यानी कि अगर हम बार-बार खाना खाते हैं, कि कुछ खाया, थोड़ी दूर कोई दोस्त मिल गया, समोसे खा लिए, थोड़ी-सी चाय पी ली, इस टाइप से अगर हम बार-बार खाते रहते हैं, बार-बार खाते रहते हैं, तो उसको शरीर जो है प्रॉपर्ली डाइजेस्ट नहीं कर पाता है। मनीषा जी, आप शेयर कर दीजिए, यहाँ से थोड़ी-सी प्रॉब्लम कर रहा है। तो हमारे शरीर में जो है, आम बनता है बार-बार खाना खाने से, यानी कि एक चीज़ डाइजेस्ट नहीं हुई और हमने दूसरी चीज़ खा ली, तो उसकी वजह से भी आम यानी कि खाना जो है अधपचा रह जाता है। फिर अगर हमारी पाचक अग्नि कमज़ोर है, हम ज़्यादा व्यायाम वगैरह नहीं करते हैं, तो हमारी अग्नि थोड़ी-सी कमज़ोर ही रहती है और ऐसे में अगर हम गुरु यानी कि देर से पचने वाला अगर जो खाना हम खा लेते हैं, तो भी जो है हमारे शरीर में आम बनने लगता है। हम बहुत ज़्यादा आलसी हैं, आलस करते हैं, उस सूरत में भी जो है हमारे शरीर में जो है आम बनता है। बासी भोजन खाने से, यानी कि रात का बचा हुआ खाना हमने फ्रिज में रख दिया, फ्रिज से निकाला और ठंडा-ठंडा ही खाना खा लिया या उसको गर्म करना करके खा लिया। क्योंकि उसको बार-बार गर्म करने से उसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू जो है कम हो जाती है, तो शरीर उसको एक्सेप्ट नहीं करता है, उसकी वजह से भी हमारे शरीर में आम बनता है। दोषों के बिगड़ने के और भी बहुत सारे कारण हैं, क्योंकि विशेषकर जो हमारे बुखार आता है, वो पित्त दोष के कारण होता है। हालाँकि बाकी वात और कफ दोष भी उसमें सम्मिलित रहते हैं, लेकिन मेनली जो पित्त दोष है, उसके कारण जो है हमें बुखार आता है। और पित्त दोष क्योंकि हम लोग पिछले वेबिनार में भी जान चुके हैं कि जो खट्टा और नमक और तीखा, ये 3 जो स्वाद होते हैं, इनका अगर हम सेवन ज़्यादा करते हैं, तो वो पित्त को बिगाड़ता है। इसके अलावा आजकल फ्लेवर्ड आइटम आते हैं। मतलब हमने कुछ खाया, चिप्स वगैरह खाया, उसमें फ्लेवर पड़ा रहता है, कहीं लहसुन गार्लिक फ्लेवर पड़ा रहता है, कहीं किसी चीज़ का फ्लेवर पड़ा रहता है, चॉकलेट फ्लेवर है और बहुत सारे फ्लेवर जो होते हैं, उनके फ्लेवर पड़े रहते हैं। मनीषा जी, तो वो फ्लेवर वाला जो आइटम होता है, ये ऐसा समझ सकते हैं कि हमने मान मान के चलिए चिप्स खाया। अब चिप्स चिप्स में जो है एक एमएसजी करके एक तत्व डाला जाता है। नेक्स्ट कर दीजिएगा, 2 स्लाइड आगे। जो एक और, बस। तो जो फ्लेवर्ड आइटम होते हैं, हमने चिप्स खाया उसमें एमएसजी पड़ा था। एमएसजी क्या करता है, हमारे दिमाग को एक सिग्नल भेजता है कि मीठा और फैट यानी कि वसा, ये 2 चीज़ एक साथ आ रही है। और क्योंकि उसमें आलू रहता है, आलू के साथ वो तेल में फ्राई भी होता है और बहुत अधिक मात्रा में एमएसजी उसमें डाल देते हैं। एमएसजी
ट्रिगर करता है कि फैट और ग्लूकोज आ रहा है, तो शरीर कहता है भाई ये खाना आया, तो उसको डाइजेशन के लिए बहुत ढेर सारा जो है एसिड भेज देता है, पाचक रस भेज देता है, और वहां जाके उसको धोखा हो जाता है कि ये तो छोटा सा बस चिप्स का एक टुकड़ा था, और दिमाग को जो है ट्रिगर हुआ बहुत सारा खाने की। तो ऐसे बार बार करने से हमारा दिमाग जो है वो पाचक जो रस है उनके से जो है विघ्न होने लगते हैं, यानी कि बिगड़ने लगते हैं। तो उनके बिगड़ने से भी जो है कहीं ना कहीं हमारी पित्त जो है बिगड़ता है, और उससे भी फीवर आने की संभावना रहती है। अक्सर आप देखते होंगे आजकल बच्चों में जरा सा मौसम चेंज होता है तुरंत उनको बुखार आ जाता है, जो भी ज्यादा चिप्स और ये फ्लेवर्ड वाले आइटम ज्यादा खाते हैं। इसके अलावा जो पैकेट बंद वाली जो चीजें होती हैं उसमें चूंकि प्रिजर्वेटिव वगैरह पड़ा होता है, उससे हमारी फ्लोरा गड़बड़ होती है पेट की, उसकी वजह से भी जो है फीवर आ सकता है। बहुत जल्दी पच जाने वाला जो खाना अगर हम खाते हैं, यानी कि बस खाना खाया और डाइजेस्ट हो गया और हम बहुत देर तक कुछ नहीं खा रहे हैं, उसकी वजह से भी कमजोरी आती है, और कमजोरी की वजह से हमें फीवर आ सकता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे कारण हैं कि हम सुबह देर तक सो रहे हैं, रात को देर तक जाग रहे हैं, बहुत ज़्यादा ठंडा पानी एकदम चिल्ड वाटर पी रहे हैं जिसकी वजह से अग्नि बिगड़ती है, और हमें विबंध यानी कब्ज की समस्या है, यानी कि पेट साफ नहीं हो रहा है तो जाहिर सी बात है ट्रैफिक जाम हो जाता है, और ऊपर से खाना नीचे की तरफ सरक नहीं पाता है, उसकी वजह से भी आम बनता है, और हमें फीवर का एक बहुत अच्छा कारण मिल जाता है। नेक्स्ट कर दीजिए। तो सुबह देर तक सोना, रात को देर तक जगना, इन दोनों से भी जो है वात बिगड़ता है और कफ बिगड़ता है। ठंडे पानी से भी हमारी अग्नि बिगड़ती है, और ट्रैफिक जाम यानी कि कब्ज से जो है हमारे पेट में डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से आम बनता है और आम से बुखार होता है। नेक्स्ट। तो जब बुखार स्टार्ट होता है तो उसके कुछ पूर्व लक्षण यानी कि पहले से ही हमें आभास हो जाता है कि हमें हमारी तबीयत बिगड़ने वाली है। तो बुखार जब आने वाला होता है तो हमें ये चीजें दिखती हैं, यानी कि हमें ठंड लगना स्टार्ट हो जाती है, एकदम से ठंड लगेगी, कपकपी होगी शरीर में, और हमें भूख लगना सबसे पहले कम हो जाता है। यानी कि कुछ भी खाना रखा होगा, हमारी एकदम मनपसंद चीज, रसगुल्ले हमको बहुत पसंद है लेकिन सामने रखे होंगे और खाने का मन नहीं करेगा, क्योंकि हमने अभी बताया कि पेट में पहले से ही अधपचा खाना पड़ा हुआ है, तो हमारे दिमाग को पहले से ही सिग्नल पहुंच जाता है कि भैया पहले इसको मैं डाइजेस्ट कर लूं, उसके बाद ही कुछ खाना भेजना। इसलिए हमारा शरीर जो है पाचक अग्नि को कमजोर कर देता है और हमारी भूख कम हो जाती है। साथ में शरीर में भारीपन लगता है, कोई भी काम करने का मन नहीं करता है। नेक्स्ट। और शरीर में फिर लक्षणों में आ जाते हैं, फिर लक्षण हमें दिखने लगते हैं कि हमारे शरीर में फिर दर्द होने लगता है, शरीर का तापमान बढ़ने लगता है, हमारा पसीना जो है वो निकलना बंद हो जाता है। अक्सर आपने देखा होगा कि जब फीवर होता है तो पसीना नहीं निकलता है, और पसीना निकल आए तो तुरंत फीवर उतर जाता है। तो पसीना ना निकलना और उल्टी जैसा महसूस होता है, या उल्टी हो जाती है, कुछ केस में जो है उल्टी हो भी जाती है। अब यहाँ पे एक बहुत ही दिलचस्प केस होता है कि हम लोग बच्चों में अक्सर जो है बिना चिकित्सीय परामर्श के या बिना उनका टेम्परेचर नापे जो है उनको पैरासिटामोल की गोली दे देते हैं, क्योंकि पैरासिटामोल बहुत आम दवाई है, ओटीसी ड्रग है, ओवर द काउंटर, यानी कि आराम से हमें काउंटर से मिल जाती है बिना किसी डॉक्टर के पर्चे पे भी। तो उसको बच्चे पे हम लोग बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जबकि बच्चों का बीएमआर जो होता है थोड़ा-सा अधिक होता है, उनका टेम्परेचर हम लोगों से थोड़ा ज़्यादा होता है। उनका टेम्परेचर न हम लोगों का 98.7 होता है, लेकिन 98.6 होता है, लेकिन बच्चों का जो तापमान हो न 99 तक नॉर्मल माना जाता है। अगर 99 से ऊपर जा रहा है, यानी कि 100 जा रहा है, 101 जा रहा है, तब हम कहेंगे कि बच्चे को बुखार आ रहा है। तब हमें पैरासिटामोल देना चाहिए, या हमें डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए। तो सभी के घर में अब चूँकि सभी जागरूक हो रहे हैं, तो सबके घर में बीपी की मशीन, शुगर की मशीन और थर्मामीटर अक्सर घरों में मिल जाता है। तो आप बच्चों में खासकर ध्यान रखें कि अगर उनका माथा गर्म लग रहा है, पैर हाथ गर्म लग रहे हैं, या उनका सीना या पीठ कुछ भी गर्म लग रहा है, तो सबसे पहले उनका टेम्परेचर आप नापिए। अगर टेम्परेचर 99 के ऊपर आता है, तभी आप जो है किसी चिकित्सीय परामर्श के द्वारा जो है उनका इलाज प्रारंभ कीजिए, अन्यथा उन्हें बार-बार पैरासिटामोल की गोली खिला-खिला के उनकी इम्यूनिटी ना खराब करें। नेक्स्ट में जाइए।
और लक्षण दिखता है, हमें बेचैनी होने लगती है और नींद ना आना, यानी कि रात रात भर जगते रहते हैं, कांपते रहते हैं और बड़ी सी बेचैनी बेचैनी लगती रहती है और हमारे सिर में भारीपन रहता है या हमारे सिर में दर्द रहता है। नेक्स्ट। अब इतने सारे लक्षण दिख गए, तो हम लोग क्या प्रबंधन करें? तो सबसे पहला और सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रबंधन होता है, जिसको बोलते हैं लंघन। आयुर्वेद में बोला भी गया है, लंघनम परम औषधम, यानी लंघन जो है परम औषधि है। आयुर्वेद की नहीं भी सुने तो आप देखेंगे कि आपके जो बड़े बुजुर्ग हैं, उनमें भी आप देखेंगे कि वो लोग जब भी बुखार या कोई भी समस्या होती है तो सबसे पहले खाना छोड़ देते हैं। वैसे भी अग्नि कमजोर हो जाती है, खाना डाइजेस्ट भी नहीं होगा, वो और आम बनाएगा और आम जो है पुनः जो है बाधित करके बुखार को और पैदा करेगी, जिसको कहते हैं मंदे अग्नो बाधिते पुनः, यानी मंदग्नि पहले से है और आम बन रहा है, वो और बाधित कर रही है, तो मंदग्नि को वो और बाधित करती रहती है, जिससे हमें और तेज बुखार आता है। तो सबसे पहले हमें लंघन कर देना चाहिए। लंघन करने से क्या होगा? अगर हम खाली पेट रहते हैं तो पेट में जितने भी टॉक्सिन्स है, जितना भी आम है, वो धीरे धीरे डाइजेस्ट हो जाएगा। जैसे ही वो डाइजेस्ट होगा, बुखार अपने आप कम हो जाता है और हमारी इससे क्या होगा? हमारी इम्यूनिटी भी बढ़ेगी और जो शरीर का ताप बढ़ता है, हल्का फुल्का जो भी बढ़ जाता है, तो बढ़कर जो हार्मफुल जीवाणु शरीर में रहते हैं, उनको वो मार देता है। नेक्स्ट। अब लंघन कर रहे हैं तो कब तक करें? तो लंघन तब तक करना है जब तक खुलकर भूख ना लगने लगे, यानी कि आपको लगे कि अब बिना खाए रहा नहीं जा रहा है, बहुत ज्यादा पेट में उथल पुथल हो रही है या शरीर में थोड़ी कमजोरी मालूम पड़ रही है, तब जो है आपको डाइट स्टार्ट कर देनी चाहिए। नेक्स्ट। अब डाइट स्टार्ट करें तो किस चीज से स्टार्ट करें? ऐसा तो है नहीं कि बस हमने अभी लंघन किया तुरंत हलवा पूड़ी बकना शुरू कर दिया। अक्सर लोग जो है व्रत के बाद यही करते हैं। व्रत के बाद आपकी अग्नि अच्छी हो जाती है, यानी लंघन करने से आपकी अग्नि थोड़ी सी इंप्रूव होती है, तो उसको धीरे धीरे, जैसे हम लोग हवन करते हैं तो पहले छोटी लकड़ी डालते हैं, यानी कि पहले घी कपूर वगैरह जलाते हैं, फिर छोटी लकड़ी, फिर उससे मोटी लकड़ी, फिर बड़ी बड़ी लकड़ियां जो है उसमें डाल के जलाते हैं। तो इसी प्रकार हमारा शरीर भी है, उसमें भी अग्नि है, उसको भी हवी देनी है, उसमें भी हवन ही करना है। तो आप सबसे पहले विद सूप लीजिए, यानी सब्जियों को उबाल के उसका पानी जो है थोड़ा थोड़ा करके दीजिए, या आप जौ को उबाल कर उसका पानी थोड़ा थोड़ा करके दे सकते हैं, या आप चावल प्रेमी हैं तो आप चावल को 6 गुना पानी में डालकर उसको बढ़िया से गला लीजिए, एकदम चावल उसमें मालूम ना दे, जिसको हम लोग मंड बोलते हैं, माड़। उस माड़ को थोड़ा थोड़ा करके, थोड़ा सा चुटकी भर सेंधा नमक डाल के थोड़ा थोड़ा करके आप खिलाइए। अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो आप चिकन या मटन का सूप ले लीजिए, बस उसमें मांस के टुकड़े नहीं होने चाहिए, सिर्फ आप उसका रस लीजिए, यानी कि उसमें पानी थोड़ा ज़्यादा डाल के आप थोड़ा सा त्रिकटु वगैरह चूर्ण भी डाल सकते हैं, सेंधा नमक डाल सकते हैं। इस प्रकार से डाल के आप थोड़ा थोड़ा करके धीरे धीरे आप वहाँ से स्टार्ट कीजिए, तो आपकी भूख और खुलना स्टार्ट हो जाएगी और बुखार भी आप देखेंगे बहुत अच्छे से पसीना निकलना भी स्टार्ट हो जाएगा और भूख खुल के लगने लगेगी। और जब पसीना निकलेगा, भूख अच्छी लगेगी, तो आप देखेंगे कि आपका बुखार भी ठीक होने लगता है, मात्र लंघन करने से। कोई भी दवाई नहीं ली, कुछ भी नहीं किया, लेकिन आप देखेंगे कि आपका बुखार धीरे धीरे कम होने लगता है। नेक्स्ट। फिर देखेंगे कि प्रबंधन में और क्या कर सकते हैं, तो आप दाल का पानी ले सकते हैं। नेक्स्ट कर दीजिएगा। अब दाल का पानी ले सकते हैं, कौन कौन सी दाल ले सकते हैं? आप मूंग की दाल ले सकते हैं, कुल्थी की दाल ले सकते हैं, कुल्थी कुलथ बोलते हैं इसको, ये पंसारी की दुकान पे मिल जाती है आराम से। ये बहुत कम खाई जाती है, इसलिए बहुत कम ही लोग खाते हैं, ये क्षारीय होती है, ये शरीर को डिटॉक्स करने का बहुत अच्छा काम करती है। तो आप कुलथ की दाल ले सकते हैं, आप मसूर की दाल ले सकते हैं। मसूर की दाल और मूंग की दाल बहुत जल्दी गल भी जाती है, तो इससे सूप बनाना बड़ा आसान रहता है। कुल्थी की दाल थोड़ा सा देर में वो गलती है, तो उसमें थोड़ा सूप बनाना थोड़ा कठिन होता है, लेकिन फायदे में देखेंगे तो मूंग की दाल सबसे अच्छी है, फिर कुलथ की दाल, फिर मसूर की दाल। इस प्रकार से आप इसका दाल का पानी बना के भी दे सकते हैं। नेक्स्ट करेंगे, एक बहुत ही अच्छा प्रबंधन रहता है नागर मोथा। मोथा अक्सर खेतों में बहुत आसानी से मिल जाता है, हमारे किसान भाई जानते भी होंगे।
और हमारे ग्रामीण लोग भी जानते होंगे। भादा एक घास होती है जिसकी जड़ों में छोटे-छोटे गाँठें सी रहती हैं। बस उन्हीं गाँठों को निकाल लेना है और 1 ग्राम लगभग गाँठ और पित्त पापड़ा, परपट जिसको बोलते हैं, इस मौसम में बहुत आसानी से आपको मटर के, चने के खेत में मिल जाएगी, जिसको हम लोग निकाई करके बाहर निकलवा देते हैं, क्योंकि हम लोग इसको घास-फूस समझते हैं और इसको फेंक देते हैं। तो इन दोनों को समान मात्रा में लेकर आप 2 लीटर पानी पीजिए। मान के चलिए नागरमोथा आपने ले लिया 1 ग्राम या 10 ग्राम भी ले सकते हैं आप, ये नुकसान नहीं करता है। 10 ग्राम आप नागरमोथा ले लीजिए, 10 ग्राम पित्त पापड़ा यानी परपट ले लीजिए, इनको 2 लीटर पानी में उबालिए। उबालते-उबालते जब 1 लीटर रह जाए, बस यही थोड़ा-थोड़ा करके आप पानी दीजिए। आप देखेंगे ये पित्त को बहुत अच्छा शांत करता है, बहुत ही अच्छी बुखार की ये दवा बन जाती है आपकी। बुखार के साथ-साथ और भी बहुत सारी चीज़ों में काम करती है, हमारी इम्यूनिटी वगैरह भी बढ़ाती है। तो इसको आप ले सकते हैं सूप की जगह पे। नेक्स्ट, अब देखेंगे हमने लंघन किया, लंघन के साथ-साथ संसर्जन यानी कि हमने अ, हल्का-हल्का सूप वगैरह लिया। लेकिन अब लंघन किन-किन बुखार में हम करें और किस-किस में नहीं करें, ये भी बहुत जानना ज़रूरी है कि आप किसी भी चीज़ में आप बुखार आया, लंघन किया, बाद में कहें कि हाँ, वैद्य जी ने बताया था कि अ, लंघन जो है फ़ायदा करेगा, यहाँ हमको नुकसान कर रहा है। नेक्स्ट कर दीजिए। मनीष हाँ, तो लंघन कब नहीं करना है? तो जब आप बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं और उसकी वजह से आपको बुखार आया है। अक्सर देखा जाता है बहुत ज़्यादा गुस्सा जब लोग करते हैं तो उसके बाद उनको हाथ-पैर में दर्द और बुखार जैसी समस्या मालूम पड़ने लगती है। तो अगर आपको गुस्सा करने के कारण बुखार आया है या कोई इंजरी हो गई है, यानी एक्सीडेंट वगैरह हो गया है या कोई कहीं से गिर पड़ा है, उसकी वजह से बुखार आ रहा है या कमज़ोरी की वजह से बुखार आ रहा है, बहुत ज़्यादा जो है बहुत ज़्यादा आप मेहनत करते हैं, पता चला हम शहर में रहते हैं और शहर में रहने के बाद गाँव में गए और हमारा मन किया लाओ हम फावड़ा चलाएँ और फावड़ा चला के नाली बाँध दी और शाम को बुखार आ गया, ठीक है? तो ऐसे बुखार में या आपने यात्रा की, कहीं से यात्रा करके आए हैं, पैदल चले हैं या बहुत ज़्यादा गाड़ी वगैरह में, ट्रेन वगैरह में सफ़र किए हैं, उसकी वजह से बुखार आता है या आपने शाम को बाइक अक्सर आजकल देखा जा रहा है, शाम को बाइक चलाई, हवा लगी ठंडी-ठंडी, उसकी वजह से हमारे शरीर में वात बिगड़ता है। उसकी वजह से जो बुखार आता है, उसमें जो है लंघन नहीं करना चाहिए। तो ऐसे बुखार में हम क्या करें? नेक्स्ट, अगर ऐसे बुखार आता है, क्योंकि वात और पित्त के बिगड़ने से बुखार आया है, तो इसमें जो है तिक्त यानी कड़वे रस वाली चीज़ें हमें लेनी चाहिए। मनीषा जी ने इसमें जो है हमें तिक्त रस वाली, जैसे करेला है, गिलोय है, नीम है, इन सब चीज़ों को जो है इन सब चीज़ों का जो है हमें सेवन करना चाहिए। मनीषा जी नेक्स्ट नहीं हुआ। हाँ, अब कड़वे रस में ये सारी चीज़ें जो है लेने में थोड़ा दिक्कत होती है, लेकिन आप इन सब चीज़ों का अगर सेवन करते हैं, तो आप देखेंगे ऊपर जितने भी कारण से आपको बुखार आया है, वो सभी चीज़ें जो हैं आपकी धीरे-धीरे इम्प्रूव होने लगेगी, ठीक होने लगेगी। इसमें अगर आपको कड़वा रस नहीं पसंद है, तो आप मिश्री, जो धागे वाली मिश्री होती है, वो आप ले आइए। उसका जो है आप कोई भी व्यंजन बना सकते हैं। जैसे आप शरबत बना लीजिए थोड़ा-सा या थोड़ा पानी गरम करके उसमें मिश्री डाल के ले सकते हैं। तो मिश्री डाल के या आप इन्हीं कड़वी वाले रस वाली जो चीज़ें हैं, इनमें भी आप मिश्री डाल के थोड़ा-सा इसको मीठा करके, थोड़ा-थोड़ा करके आप लीजिए, तो आप देखेंगे कि ऊपर जितनी भी चीज़ें हमने बताई इसके कारण से अगर बुखार आया है, तो आपका ठीक हो जाएगा। और लंघन कब नहीं करना चाहिए? नेक्स्ट करेंगे। ये तो पित्त बिगड़ने वाला हो गया। अब वात जब बिगड़ता है, वात किस-किस वजह से बिगड़ा? आपने पता चला भूत वाली पिक्चर देख ली या किसी ने कहानी सुना दी भूत वाली या आप ऐसे ही बहुत बच्चे होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जो भूतों से डरते हैं। हालाँकि भूत नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी ये कंट्रोवर्सी का विषय है। तो अगर आप डर गए, किसी भी कारण से डर गए, आप जा रहे थे, अचानक कोई चीख पड़ा, उससे डर गए या आपने कुछ ऐसा देख लिया जिसकी वजह से आपके अंदर एक भय बैठ गया, उसकी वजह से भी बुखार आ जाता है। या बहुत ज़्यादा दुःख में हैं
दुख करने की वजह से जो है रोए हैं बहुत ज़्यादा, उसकी वजह से बुखार आया है, या शोक की वजह से, यानी आपके घर में कोई किसी की मृत्यु हो गई है, उसमें शोक में आपको बुखार आ गया हो, या बहुत अधिक काम अगर आपने काम इच्छा की वजह से अ, जो है उसकी वजह से भी बुखार आ जाता है। तो इन सभी बुखार में भी लंघन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें भी वात बिगड़ जाता है। तो वात बिगड़ा हुआ है और लंघन करेंगे तो वात और बिगड़ेगा। इसके लिए हम क्या करें? तो इसके लिए हम करेंगे कि बढ़िया सी खिचड़ी आप बनाइए, गीली-गीली सी खिचड़ी, उसमें घी डालिए, बढ़िया देसी गाय का घी डाल के, और उस खिचड़ी को आप थोड़ा-थोड़ा करके, अगर देसी गाय का घी नहीं है, तो आप नॉर्मल घी भी डाल सकते हैं। और अगर घी आपको पसंद नहीं है, तो आप उसमें थोड़ा-सा तेल डाल सकते हैं। तिल का तेल, सरसों का तेल, कोई भी आप तेल डाल के उसका जो है आप सेवन करेंगे, तो उससे भी जो है आपको इन सभी बुखारों में राहत मिलेगी। या आप जो है दाल का पानी या सूप में जो है उसमें भी आप घी डाल के लीजिए, यानी कि आपको घी का सेवन इन सभी चीज़ों में, इस सभी कारणों की वजह से आने वाले बुखार में आपको करना है। तो इसमें भी काफ़ी अच्छा लाभ आपको देखने को मिलेगा। अब आते हैं थोड़े से घरेलू प्रबंधन के ऊपर। तो घरेलू प्रबंधन कौन-कौन से हम कर सकते हैं? तो आप मुनक्का और खत्तीर, जिसको खूब कला भी बोलते हैं, और पंसारी की दुकान में खत्तीर के नाम से आराम से मिल जाती है। तो मुनक्का आप लीजिए, 5 मुनक्का या 10 मुनक्का भी आप ले सकते हैं। मुनक्के के बीज निकाल दीजिए, बीज की जगह पर ये खत्तीर बिल्कुल छोटे-छोटे से दाने होते हैं, महीन-महीन से एकदम, तो इनको आप उसी मुनक्के में भर दीजिए। भर के तवे पे लगभग हल्का-सा 1 मिनट के लिए भून लीजिए, और भूनने के बाद 5 मुनक्का सुबह, 5 मुनक्का शाम को, खाली पेट में आपको लेना है। तो आप देखेंगे कि आपका बुखार जो है वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे सुमंतर होता है, इससे इम्यूनिटी भी बढ़ती है और भूख खुल के लगने लगती है। इसके बाद और क्या ले सकते हैं? तो आप अड़ूसे का काढ़ा ले सकते हैं। अड़ूसे का काढ़ा, यानी कि आप अड़ूसे के 4-5 पत्ते ले लीजिए, उसको लगभग 1 गिलास पानी में चौथाई होने तक उबाल लीजिए, और उसको थोड़ा-थोड़ा मिश्री मिलाकर आप पीजिए, तो भी आप देखेंगे, क्योंकि अड़ूसा पित्त को बहुत अच्छे से शांत करता है, तो वो भी बुखार में बहुत ही अच्छा लाभ देगा। और अड़ूसे के पत्ते जो होते हैं, वो पपीते से कई गुना ज़्यादा अच्छे होते हैं, और इनके सेवन से, यानी कि अगर आपका प्लेटलेट डाउन हो रहा है, तो प्लेटलेट डाउन होने में आपको अड़ूसा बहुत अच्छा लाभ देगा, क्योंकि पित्त को शांत करता है और इम्यूनिटी को बढ़ाता है, और साथ का साथ हमारे जो पाचक रस हैं, उनको भी बैलेंस करता है। इसकी वजह से जो है हमारा ब्लड जो है बहुत तेज़ी से बढ़ता है, यानी उसमें आयरन की मात्रा और हमारे जो प्लेटलेट्स जो कम हो गए हैं, उनकी मात्रा बहुत तेज़ी से बढ़ाता है। तो अड़ूसे का अगर किसी में प्लेटलेट्स वगैरह की समस्या आ रही है और कहीं से इलाज चल रहा है, तो इलाज के साथ-साथ आप अड़ूसे का काढ़ा भी उसे दीजिए, तो बहुत ही जल्दी उसमें आपको रिलीफ़ देखने को मिलेगा। बहुत ज़्यादा 1 या 2 दिन में ही जो है बहुत अच्छा रिलीफ़ मिलता है इससे। आप काली मिर्च का काढ़ा ले सकते हैं, या काली मिर्च पीस कर उसका चूरन बनाकर शहद के साथ भी आप चाट सकते हैं। आप पपीता खाइए, पपीते को उबाल कर उसको खाइए, या पपीते के पत्तों का काढ़ा बनाकर लीजिए। बहुत ज़्यादा नहीं, 1 या 2 पत्ते ही लीजिए। बहुत से लोगों को देखा है कि ढेर सारी पत्तियाँ लेंगे, उसका काढ़ा बनाकर पीना स्टार्ट कर देते हैं, और बाद में उनको जो है, क्योंकि पपीता बहुत उष्ण प्रकृति का होता है, गर्म होता है, तो बाद में और भी सेकेंडरी जो है उपद्रव उनको देखने को मिल जाते हैं। पेट में अल्सर वगैरह होना और भी समस्याएँ होती हैं, मुँह में घाव वगैरह हो जाते हैं। तो इस प्रकार से जो है पपीते का आप फलों में अगर थोड़ा-सा कीड़ा लगा देंगे, तो देखेंगे आप वहाँ से दूध निकलता है। वो दूध भी प्लेटलेट्स वगैरह या बुखार में बहुत अच्छा काम करता है। तो आप 2 बतासे ले लीजिए, और उसमें 2-2 बूँद, ज़्यादा नहीं, सिर्फ़ 2 बूँद, तो 2 बतासे में 2-2 बूँद डाल के, यानी कि 4 बूँद आप डाल के और उसका सेवन कीजिए। बतासा ठंडा होता है, और ये जो पपीते का रस है, यानी पपीता जो है वो गर्म होता है, तो ठंडा-गरम मिलके वो लगभग न्यूट्रलाइज़ कर देता है, और इसके जो बेनिफिट्स हैं, वो हमें वही बहुत ही आराम से मिल जाते हैं। तो आप बतासे में पपीते के दूध को डालकर सुबह-शाम 2 से 5 बूँद डालकर आप ले सकते हैं। नेक्स्ट।
और कौन कौन से घरेलू प्रबंधन हम कर सकते हैं? तो हम एक बताया गया है षडंग पानी में, यानी कि 6 चीज़ों को मिलाकर आप रख लीजिए। इसका काढ़ा बुखार की सबसे पहली जो दवा दी जाती है, हमारे पुरखे जो है इसी को इस्तेमाल करते थे। इसको षडंग पानी बोलते हैं। ये वात, पित्त, कफ तीनों को ही बैलेंस करता है। इसमें क्या-क्या पड़ता है? सोंठ, नागरमोथा, पित्त पापड़ा, खस, लाल चंदन और सुगंध भाला। इन सभी को बराबर मात्रा में ले लीजिए और सभी में से 10 ग्राम आप चूर्ण निकाल लीजिए, यानी कि सभी को बराबर मात्रा में मिला के रख लीजिए। उसमें से जो चूर्ण मिश्रण चूर्ण है, उसमें से 10 ग्राम आप निकाल के 1 लीटर पानी में डालकर उबाल लीजिए। उबाल के उसको एक 1 लीटर को आधा लीटर कर लीजिए, या आप 2 लीटर लेके उसको गर्म करके आप 1 लीटर कर लीजिए। उस 1 लीटर को धीरे-धीरे करके आप दिन भर में थोड़ा-थोड़ा करके आप पीते रहिए। तो आप देखेंगे कि हर प्रकार के बुखार में वो बहुत ही अच्छा लाभ देता है। नेक्स्ट नेक्स्ट में आप देखेंगे एकल काढ़े, यानी कि कोई भी एक चीज़ का काढ़ा बनाकर देंगे, तब भी आपको देखेंगे कि आपको बुखार में बहुत अच्छा लाभ मिलता है। ये कौन-कौन सी चीज़ है? आप काल मिर्च का काढ़ा दे सकते हैं, आप गिलोय का काढ़ा दे सकते हैं, आप हल्दी का काढ़ा दे सकते हैं। यहाँ हल्दी लिखना था, भूल से काल मिर्च लिखा हुआ है। मैं इसको ठीक करके आपको भेजूँगा। हल्दी का जो है, हल्दी को गरम करके उसका काढ़ा आप दे सकते हैं। और आप जो है चिरायता का काढ़ा दे सकते हैं। कालमेघ और चिरायता के गुण लगभग समान होते हैं, बस चिरायता जो है पहाड़ी एरिया में मिलती है, कालमेघ कहीं भी आप खेती कर सकते हैं, बहुत आसानी से उग जाती है। तो कालमेघ या चिरायता में से कोई भी एक चीज़ आप ले सकते हैं, इनमें से कोई भी एक चीज़। फिर आप पारिजात ले सकते हैं। पारिजात आपको देखेंगे जो बहुत पुराने बुखार होते हैं, जो छूटते ही नहीं है, उसमें आप पारिजात का काढ़ा लेके देखिए, बहुत ही अच्छा आपको लाभ मिलेगा। 4 पत्ते से 5 पत्ते आप ले लीजिए, 1 कप पानी में उबाल कर उसको चौथाई कर लीजिए और सुबह-सुबह खाली पेट ले लीजिए। ऐसा प्रतिदिन करते हैं, एक ही महीने में आपका बरसों पुराना, साल, 2 साल, 4 साल पुराना जो बुखार है, वो भी आप देखेंगे बिल्कुल ठीक हो जाता है। आप सोंठ जो है, उसको पानी में गरम करके ले सकते हैं, लेकिन जो पित्त प्रकृति वाले हैं, वो सोंठ की जगह नागरमोथा को लेंगे। आप ज्वारांकुश की जो है चाय पी सकते हैं, या ज्वारांकुश का आप काढ़ा ले सकते हैं। तुलसी का काढ़ा या तुलसी को चाय में डाल के आप ले सकते हैं। जिन्हें बुखार में उल्टी जैसी महसूस होता है, बार-बार उल्टी जैसा लगता है, वो लोग धान की जो खील होती है, जिसको लाहिया बोलते हैं, लैया बोलते हैं, लाया बोलते हैं, उसको जो है आप चूर्ण बना के 1 लीटर पानी में उबाल कर, ठीक वैसे ही जैसे आप चावल का माड़ बनाते हैं, वैसे ही इसका भी पतला-पतला लेई जैसा, माड़ जैसा बनाकर, वो आप थोड़ा-थोड़ा करके अगर देते हैं, तो आप देखेंगे कि बुखार भी ठीक होगा और साथ में बुखार में जो उपद्रव यानी उल्टी वगैरह जैसे लगती है, उसमें भी बहुत ही अच्छा लाभ मिलता है। नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट में देखेंगे कि सबसे अच्छा अगर हम पंचकर्म कराना चाहें, मान लीजिए कि हमें बार-बार बुखार आ रहा है और हम अपने शरीर का शोधन कराना चाहते हैं, तो आप निकट किसी भी आयुष चिकित्सक से संपर्क करके विरेचन प्रक्रिया होती है, तो विरेचन दे देंगे, आपकी प्रकृति वगैरह देख के। तो विरेचन बहुत ही अच्छा जो है कर्म होता है। इसको आप घर पे जो है एरंड तेल से भी ले सकते हैं। एरंड तेल किसी कोई उसका साइड इफेक्ट नहीं होता है। और अक्सर बच्चों में 5-5 एमएल करके बच्चों में दिया भी जाता है, जिनका पेट कब्ज़ रहती है जिन बच्चों में। तो आप इसको 20 से 25 एमएल की मात्रा में रात में आप पी लीजिए, गुनगुने पानी से। सुबह देखेंगे एकदम राजधानी एक्सप्रेस की तरह आपका पूरा शरीर डिटॉक्स हो जाता है, और डिटॉक्स होने के साथ-साथ आपके जो भी पुराने बुखार होंगे, उससे जो भी आम हो गया, वो शरीर से बाहर निकल जाता है। क्योंकि वो बाहर ही निकल गया, तो आपको शमन औषधियों की ज़रूरत नहीं पड़ती। जो कुछ थोड़ा बहुत बचा है, वो आप लंघन पाचन वगैरह करके ठीक कर लेंगे। तो आप पुराने से बुखार पुराने से पुराने बुखार को विरेचन से ठीक कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब विशेष ध्यान देने वाले कुछ बुखार हैं, जिनके बारे में, जिनके लक्षणों के बारे में हम जान लेंगे, ताकि आप समय रहते जो है पेशेंट को नज़दीकी चिकित्सालय तक पहुँचा सकें। तो सबसे पहला है मलेरिया। मलेरिया में क्या होता है, इसमें बहुत तेज़ बुखार आता है,
बहुत तेज ठंडी लगती है, आप 2-3 रजाई भी उड़ाते हैं तब भी पेशेंट आप देखेंगे काँपता हुआ आपको दिखेगा। बार-बार उल्टी होती है और जब बुखार छूटेगा तो पूरा शरीर एकदम पसीने से भीग जाता है और पेट में ऊपरी हिस्से में थोड़ा-थोड़ा दर्द भी महसूस होता है, जहाँ लीवर होता है क्योंकि ये लीवर पे अटैक करता है, इसलिए वहाँ लीवर पे जो है हालाँकि सारे बुखार पहले लीवर पे ही अटैक करते हैं, लेकिन इसमें जो है लीवर पे यानी कि पेट के ऊपरी हिस्से में बहुत दर्द होता है। उल्टी की वजह से भी होता है और क्योंकि इसके जो अ, प्रोटोजोवन है यानी मलेरिया के जो पैरासाइट हैं, वो भी जो है लीवर पे अटैक करते हैं, इसलिए भी यहाँ ऊपरी हिस्से में बहुत दर्द होता है, सूजन आ जाती है, जिसकी वजह से बार-बार बुखार रहता है। तो ये सारे लक्षण हैं, इनको आप अगर देख रहे हैं, तो तुरंत नज़दीकी चिकित्सालय से संपर्क करें। बाकी आप पुरानी जो पीछे हमने जितने भी घरेलू नुस्खे बताए हैं, वो भी आप ले सकते हैं, लेकिन अगर उससे लाभ नहीं मिल रहा है, तो आप चिकित्सालय में ज़रूर संपर्क ज़रूर कर लीजिए। नेक्स्ट बुखार देखेंगे, डेंगू। ये भी बुखार बहुत ही डेंजर होता है। इसके क्या-क्या लक्षण हैं? तो इसमें भी बहुत तेज़ बुखार आता है, 104, 105 तक बुखार चला जाता है और इसमें नींद नहीं आती, बहुत बेचैनी होती है, सिर में बहुत तेज़ दर्द होता है और इसमें जो है शरीर में भी बहुत तेज़ दर्द होता है। ख़ासकर जो है पैर की पिंडलियाँ जो है बहुत दर्द होती हैं क्योंकि प्लेटलेट्स बहुत तेज़ी से डाउन होता है, वो भी हमारी इम्यून सिस्टम का ही एक पार्ट होता है। अ, तो उसकी वजह से जो है पिंडलियों में बहुत दर्द होता है, पैर की पिंडलियाँ जो होती हैं हमारे पैर के नीचे वाली जो पीछे काफ मसल्स होती हैं, वहाँ बहुत तेज़ दर्द होता है, ऐसा लगता है किसी ने डंडा से पीट के हमको बिठा दिया है। इसको हड्डी तोड़ ज्वर भी बोलते हैं इसीलिए, आयुर्वेदिक भाषा में या सामान्य भाषा में बोलते हैं, हड्डी तोड़ बुखार, यानी कि हड्डी टूटने जैसी पीड़ा होती है शरीर में और जब इसकी प्लेटलेट ज़्यादा डाउन हो जाती है या इसकी सीवियरिटी बढ़ जाती है, तो आपको शरीर पे लाल-लाल चकत्ते भी दिखाई दे सकते हैं। तो अगर लाल चकत्ते दिख रहे हैं तो तुरंत जो है सबसे नज़दीकी जो भी चिकित्सालय है वहाँ संपर्क करें। पेशेंट को बहुत ज़्यादा इधर-उधर भगाइए चलाइए नहीं, क्योंकि जितना ज़्यादा पेशेंट मूवमेंट करता है इधर से उधर, यहाँ ले गए, वहाँ ले गए, उसको स्थिर रखना है। किसी भी चिकित्सालय में ले जाके उसको स्थिर रखेंगे, तो उस पेशेंट को बहुत ही जल्दी लाभ मिलता है क्योंकि इसमें प्लेटलेट डाउन होते हैं, प्लेटलेट्स को बढ़ने में 2 से 3 दिन या 4 दिन लग जाते हैं। इसलिए आप थोड़ा-सा पेशेंस रखेंगे और डॉक्टर पे विश्वास रखिए आप और आप देखेंगे बहुत जल्दी ही ठीक हो जाता है। साथ में आप वो सड़ंग पानी और जो भी घरेलू प्रबंधन है खाने के रूप में उसका इस्तेमाल करिए, तो आप 2 से 3 दिन में ही देखेंगे चंगा हो जाएगा पेशेंट। और अक्सर देखा गया है डेंगू जो बुखार है, उसमें 15-15, 20-20 दिन तक कमज़ोरी रहती है। लेकिन आप अगर लंघन और पाचन वगैरह जो भी हमने पीछे जो बुखार के घरेलू प्रबंधन के बारे में बताया, उसको फ़ॉलो करते हुए आप ट्रीटमेंट कराएँगे, तो आपको कमज़ोरी बिल्कुल शरीर में नहीं आएगी। यानी कि जैसे पहले चैतन्यता थी, वैसी ही चैतन्यता आपको बाद में भी मिलेगी। नेक्स्ट में जाएँगे, एक और बुखार होता है टाइफाइड। इसमें आप घरेलू प्रबंधन भी कर सकते हैं और लोग करते भी हैं और टाइफाइड अक्सर 2-2 3-3 महीने जब बुखार नहीं ठीक होता है, तब उसका लोग जो है चेकअप कराते हैं, उसमें टाइफाइड निकल के आता है। तो इसमें विशेष जो ध्यान देना है क्या है इसके लक्षणों में कि शरीर में भारीपन रहता है, हमेशा जो है थकान बनी रहती है, कोई काम करने का मन नहीं करेगा। पूरे दिन भर जो है बस आपको पड़े रहने का मन करता है और शरीर चिड़चिड़ा हो जाता है। आपकी जो पाचक अग्नि है वो भी कमज़ोर हो जाती है, जिसकी वजह से अक्सर टाइफाइड में एनीमिया भी देखने को मिलता है, यानी कि खून की कमी देखने को मिलती है। भूख तो इसमें बिल्कुल ही खत्म हो जाती है और या तो बस जीने भर का आदमी खाता है, क्योंकि टाइफाइड को आंतरिक ज्वर बोलते हैं यानी आँत का बुखार, क्योंकि इसमें आँत के जो भी हमारे अच्छे बैक्टीरिया हैं, जो हमारे पेट की सुरक्षा करते हैं, हमारे डाइजेशन को अच्छा रखते हैं, वो धीरे-धीरे खत्म हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें ये टाइफाइड आता है और इसकी वजह से हमें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट एक और बुखार है, जिसको चमकी बुखार बोलते हैं। ये इंसेफ्लाइटिस होता है, यानी कि दिमागी बुखार भी इसको कह देते हैं और बिहार में इसको चमकी बुखार के नाम से बहुत प्रसिद्ध हुआ था, तो इसको चमकी बुखार भी बोलते हैं। इसमें क्या है, इसमें बहुत तेज़ बुखार आता है और तीसरे दिन जो है हर तीसरे दिन बुखार आ जाता है। इसमें जो है ग्लूकोज़ की जो है बहुत तेज़ी से कमी होने लगती है
तो ग्लूकोज की कमी के कारण जो है, जो बच्चे हैं, अक्सर बच्चों में देखा गया है बुखार, बच्चे बिल्कुल निढाल हो जाते हैं, इनको एकदम जान नहीं रहती है और शरीर हाथ पैर में बहुत ऐंठन होती है और बहुत ज़्यादा ठंडी लगती है, शरीर में लाल चकत्ते भी देखने को मिल जाते हैं और कभी-कभी बच्चों में झटके भी आने लगते हैं, क्योंकि ये दिमागी बुखार है तो बीच-बीच में झटके भी आते हैं और पेशेंट कभी-कभी यानी कि जो बच्चे हैं वो बेहोशी या कोमा में भी चले जाते हैं। तो इसमें आप हमेशा ध्यान रखिए, बहुत तेज़ बुखार आता है, तो सबसे पहले तो यही है कि ये सारे लक्षण आपको दिखना स्टार्ट हो गए हैं, ठंडी लग रही है, ग्लूकोज़ की कमी यानी कि बच्चा बिल्कुल निढाल हो गया, तो तुरंत उसको नज़दीकी चिकित्सालय में अवश्य ले जाएँ, इसमें चिकित्सीय निर्देश की बहुत आवश्यकता रहती है। अब इसमें हम लोग अ, इलाज के साथ-साथ घरेलू प्रबंधन भी हम कर सकते हैं, ताकि बच्चों को रिलीफ़ भी जल्दी मिले और वो जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो सकें। तो दवाओं के साथ-साथ जो खाने के लिए हम लोग देंगे या पीने के लिए देंगे, उसमें क्या-क्या दे सकते हैं, नेक्स्ट करेंगे। तो सबसे पहला एक है, इसमें ये 5 चीज़ें हैं, इसमें नीम की छाल, गिलोय, धनिया, लाल चंदन और पद्मकाठ। पद्मकाठ आपको पंसारी की दुकान पे मिल जाएगा। ये पहाड़ी एरिया में बढ़िया सा एक पेड़ होता है, जिसमें इसी मौसम में पतझड़ के बाद जो है, बहुत बढ़िया गुलाबी रंग के फूल आते हैं और बहुत ही सुंदर पेड़ दिखाई देगा। एक भी पत्ता नहीं होता, सिर्फ फूल-फूल से ही पूरा जो पेड़ है, वो भर जाता है, तो बहुत सुंदर दिखाई देता है। तो पद्मकाठ बोलते हैं, पहाड़ी एरिया में लोग इसको पहचानते भी होंगे। तो आप इन पाँचों चीज़ों को 25-25 ग्राम की मात्रा में लेके, सुखा के, चूर्ण बना के एक काँच के पात्र में सुरक्षित रख लीजिए। अब उसमें से 20 ग्राम मिश्रण को 2 लीटर पानी में 2 लीटर पानी में आप उबालिए, उबाल कर उसको 1 लीटर कर लीजिए। जब 1 लीटर बचे, तो उसी को जो है, अगर 5 साल से कम का बच्चा है, तो 3 से 5 एमएल और अगर 5 से 15 साल के बीच में है, तो 10 से 15 एमएल और 15 साल से अगर ऊपर है, तो 30 से 40 एमएल सुबह, दोपहर, शाम यानी कि 3 बार आपको उसे पिलाना है और इससे बुखार तो जाएगा ही, साथ में उल्टी, बार-बार प्यास लगना और बार-बार बुखार आना, शरीर में जो सूजन है या हमारी जो भूख कम हो गई है यानी डिमांड हो गया है, उन सभी में भी बहुत ही अच्छा लाभ मिलता है। नेक्स्ट और एक घरेलू घरेलू प्रबंधन है, अगर आपको पद्मकाष्ठ वगैरह नहीं मिल पाती है, तो आपको ये 3 चीज़ तो आराम से मिल जाएँगी। इस समय आँवला भी खूब आ रहा है, चमेली के पत्ते भी आपको आराम से मिल जाएँगे और नागरमोथा भी आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। पंसारी की दुकान पे भी मिल जाएगा या आपके आस-पड़ोस में अगर आप पहचानते हैं, तो उसको उखाड़ के उसकी गाँठ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ताज़े रूप में भी। तो इन तीनों चीज़ों को भी आप बराबर मात्रा में लेकर और जैसे पहले अभी बताया 20 ग्राम लेकर 2 लीटर पानी उबाल के 1 लीटर बनाना है, उस तरह से बनाकर आप थोड़ा-थोड़ा करके पीने को दे सकते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट और घरेलू प्रबंधन में हम देखेंगे, तो अभी पहले भी दिखाया था नागर मोथा और पित्त पापड़ा, इन दोनों का भी जो है आप काढ़ा बनाकर लगभग 7 दिनों तक। मनीषा जी नेक्स्ट इसका जो है काढ़ा बनाकर आप लगभग 7 दिनों तक थोड़ा-थोड़ा करके दवाओं के साथ भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं और आप देखेंगे कि नागर मोथा जो है बहुत सारे कल्पों में आया है, तो ये पित्त को शांत करने की बहुत अच्छी दवाई है और ये मोथा जो होता है ये बलिष्ठकारी यानी कि शरीर को बल देने वाला भी होता है, अग्नि के साथ-साथ ये बल भी देता है, इसलिए बच्चों की बहुत ही अच्छी यानी कि बाल भैंसक के रूप में भी इसको जाना जाता है। ये बच्चों की बहुत सारी दवाओं में इंग्रीडिएंट के रूप में डाला जाता है। पित्त पापड़ा अगर आप पहचान कर सकते हैं, तो आपके आस-पास में ही आराम से मिल जाएगा, नहीं तो आप पंसारी की दुकान से इसको भी मँगा सकते हैं। तो इन दोनों को भी बराबर मात्रा में मिलाकर पूर्ववत काढ़ा बना के, थोड़ा-थोड़ा करके आप पिलाते रहिए। पानी के रूप में भी इसको पिया जा सकता है, मतलब पानी की जगह पे आप इसी को पिलाइए, थोड़ा-थोड़ा करके। तो ये 7 दिन तक आराम से दिया जा सकता है और ये बुखार को और बुखार के जितने भी सिम्पटम्स हैं, उन सभी को रिलीफ़ कर देता है, यानी कि ठीक करता है। नेक्स्ट देखेंगे
ये तो रही सब बुखार की प्रबंधन की बातें और बुखार के लक्षण और कारणों के बारे में। अब हमारे घर में बुखार आने ही ना पाए, यानी कि हम जीवाणुओं को कैसे क्लीन रख सकते हैं, यानी हमारे घर में जब एंट्री ही नहीं होगी दुश्मन की, तो वो बिगाड़ेगा कैसे कुछ हमारा। अगर अंदरूनी कारण से, यानी कि हम जो भी आम रक्त के कारण जो अगर जो दिक्कत होती है, उन कारणों को तो हम अपनी दिनचर्या, ऋतुचर्या से संभाल सकते हैं। लेकिन अगर डेंगू, मलेरिया जैसे जो जीवाणु जनित बुखार हैं, उनके प्रबंधन के लिए जो है, हम घर में धूपन कर सकते हैं। धूपन में आप देख रहे हैं ये 8 चीज़ें पड़ी हैं, नीम के पत्ते, गुग्गुलू, कूट, वच्चा, हरड़ जिसको हर्रे भी बोलते हैं, और सरसों, जौ, और इनको मिलाने के लिए देसी घी। इसमें आप थोड़ा-सा कपूर भी मिला सकते हैं इच्छानुसार। इन सभी चीज़ों को बढ़िया पीस लीजिए, पीस कर आप लकड़ियाँ जलाकर उस पर थोड़ा-सा बुरक दीजिए। देखेंगे बहुत अच्छी खुशबू के साथ-साथ आपके घर का शुद्धिकरण हो जाता है। इसकी आप धूप स्टिक बनाकर भी रख सकते हैं। तो जब भी आप चाहें तो उस धूप स्टिक को जलाइए और बढ़िया अपना वातावरण को शुद्ध करें, और आप इससे भगवान की पूजा भी कर सकते हैं। तो ये धूपन जो है बहुत पुराने ज़माने से जो है लोग, महर्षि लोग हमें जानते थे, इसीलिए इसको पूजा में भी सम्मिलित किया। हालाँकि आजकल जो है आर्टिफ़िशियल अगरबत्तियाँ और धूप बत्तियाँ आने लगी हैं, जिनकी वजह से उसमें सिर्फ़ अ, सुगंध ही होती है, और वो सब हमारे वातावरण को शुद्ध नहीं कर पाती। लेकिन आप घर पे ही अगर इन सब चीज़ों को मिला के अगर आप खुद का धूप बत्ती बनाते हैं, तो आप देखेंगे कि आपको ये बीमारियाँ भी नहीं होंगी, और इन बीमारियों के साथ-साथ आपके घर का वातावरण भी बहुत शुद्ध होगा और खुशबू अच्छी आएगी, वातावरण शुद्ध रहेगा तो आपका मन भी प्रसन्न रहेगा, और मन प्रसन्न रहेगा तो हमारे सारे काम अच्छे ही अच्छे होते जाएँगे। अब नेक्स्ट करेंगे कि अब इतनी चीज़ों के बाद हमें क्या नहीं करना है। तो सबसे पहला काम तो यही करना है कि हमें ज़बरदस्ती बच्चों को या जिसको फ़ीवर है, उसको खाने के लिए फ़ोर्स नहीं करना है। अब उसको भूख नहीं लगी है, लेकिन हमको कसम खिला के उसको हम खाना खिलाते हैं कि तुमको कसम है हमारी, थोड़ा-सा खा लो नहीं तो कमज़ोर हो जाओगे। ईश्वर ने हमारे शरीर को इतना अच्छा बनाया है कि अगर हम 2-3 दिन कुछ भी ना खाएँ, तब भी हमारे शरीर पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारे शरीर में बहुत सारा खाना स्टोरेज रहता है। उस स्टोर से धीरे-धीरे निकाल कर हमारा शरीर अपना काम चला लेगा। आप बस लिक्विड डाइट पे ही पेशेंट को अगर रखते हैं, तो आप देखेंगे वो पेशेंट 2 ही 3 दिन में पेशेंट नहीं रह जाएगा, यानी कि ठीक हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आप कसम खिलाकर ज़बरदस्ती खाना ना खिलाएँ। नेक्स्ट, ये सारी चीज़ें, यानी कि बहुत ज़्यादा तीखा, यानी कि आपको पित्त बढ़ाने वाली कोई भी चीज़ नहीं लेनी। फास्ट फूड, यानी कि बहुत गुरु, क्योंकि फास्ट फूड बनते तो बहुत फास्ट हैं, यानी जल्दी से बन जाते हैं, लेकिन उनका डाइजेशन होने में बहुत टाइम लगता है। सर क्योंकि आप देखेंगे ये ज़्यादातर ऑयल बेस्ड, यानी कि तेल में बिल्कुल तले हुए होते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में तेल होता है। तो ये सारे फास्ट फूड से आपको दूरी बना के रखना है। आपको रूखा भोजन नहीं करना है, यानी कि आपको पापड़ है, चिप्स है, इन सब चीज़ों से भी दूरी बना के रखना है। बेकरी के जितने भी सामान हैं, बिस्कुट हैं, केक हैं, बंद हैं, इन सब चीज़ भी आपको इस्तेमाल नहीं करनी है। और साथ के साथ आपको अधिक नमक का भी सेवन नहीं करना है, क्योंकि नमक सबसे ज़्यादा पित्त बढ़ाता है, और नमक को अक्सर लोग अवॉइड करते हैं, और ख़ासकर वो जो नमक प्रेमी होते हैं। बिना नमक के उनको खाना डाइजेस्ट नहीं होता है, खाना अच्छा नहीं लगता है। तो ऐसे लोगों को नमक से दूरी बना के रखना चाहिए। नेक्स्ट, कुछ औषधियाँ भी हम यहाँ पे दिखा दे रहे हैं, हालाँकि चिकित्सीय निर्देश की आवश्यकता इसमें होती है, लेकिन ये ओटीपी ड्रग है, आपको ओवर द काउंटर आराम से मिल जाती हैं, और ये इम्यूनिटी को भी बढ़ाती हैं। इसमें कौन-कौन सी हैं? इसमें स्वर्णसूत्रशेखर रस, ये सबसे अच्छी दवाई है, लेकिन ये चूँकि बहुत महँगी होती है, अगर आप इसको ले सकते हैं, अफ़ोर्ड कर सकते हैं, तो आपके लिए ये बहुत ही अच्छी दवाई है। ये इम्यूनिटी को और बुखार को, दोनों को ही बहुत अच्छे से ठीक करती है। पुराने से पुराना बुखार भी जो है, सूत्रशेखर रस से बहुत अच्छे से ठीक किया जा सकता है। इसके साथ-साथ मुक्ता भस्म है, गिलोय घनवटी है, सीतोपल आदि चूर्ण है, सुदर्शन या महासुदर्शन जो घनवटी है, उसका भी आप सेवन जो है कर सकते हैं। इससे भी आपका बुखार भी ठीक होगा और इम्यूनिटी भी बढ़ेगी। इसमें
सबसे अच्छी और निरापद जो दवाई है वो है गिलोय घनवटी। ये गिलोय की ही काष्ठ से उसका जो चूर्ण है उससे बनाई जाती है। तो आप के घर में अगर गिलोय है तो आप गिलोय का काढ़ा या गिलोय को सुखाकर उसका चूर्ण या उसकी गोली बनाकर उसका भी सेवन कर सकते हैं। अगर आप इतनी झंझट में नहीं पड़ना चाहते तो आप मार्केट से जो है गिलोय घनवटी खरीद के भी उसका भी सेवन कर सकते हैं। इसको संतमनीवटी भी कहा जाता है। नेक्स्ट, अब एक अद्भुत घरेलू नुस्खा है। इसको आप किसी भी बुखार में बहुत आसानी से दे सकते हैं, या बुखार के बाद जो हमारे शरीर में कमजोरी आ जाती है, अक्सर देखा होगा कि बुखार के बाद हमें कमजोरी लगने लगती है, तो उसमें भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें क्या क्या है? इसमें खूब कला है, अंजीर है और मुनक्का। इसके साथ साथ आप इसमें 5 खजूर भी भिगोकर रात में आप भिगो दीजिए, अंजीर को, मुनक्का को और ये खूब कला और खजूर, इन सभी को आप रात में भिगो दीजिए और सुबह बढ़िया से इसको मिक्सी में मथ के और आप इसको पानक यानी कि शेक बनाकर आप पीजिए। आप देखेंगे कि बुखार में जितनी भी कमजोरी आपको आई है शरीर में, वो धीरे धीरे दूर हो जाती है। और बुखार के दौरान भी इसका इस्तेमाल अगर आप करते हैं तो ये बुखार को भी ठीक करने का काम करती है, क्योंकि ये अग्नि पर काम करती है, अग्नि को अच्छा करती है, जितना भी आम है उसको भी पचाती है। तो उसकी वजह से भी चित्त को शांत करके ये बुखार को भी ठीक करती है और साथ में आपके शरीर में चैतन्यता और ताकत लाती है। ये सब आयरन रिच भी होते हैं, तो आपको अगर एनीमिया वगैरह की समस्या है तब भी आप इसको ले सकते हैं। और आप अगर दुबले पतले हैं और मोटा होना चाहते हैं तब भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट हो गया। तो इस प्रकार से जो है आप बुखार को घरेलू रूप से जो है प्रबंधित कर सकते हैं। इसके बाद हम जल्दी जल्दी से एक ठंड की थाली देख लेते हैं जो लीवर विशेष होगी, आपके लीवर में फायदा करेगी। सभी को दिख रहा होगा कि ठंड की थाली लीवर वाली। तो लीवर जो है ये पित्त का स्थान होता है मेनली। तो लीवर में पित्त होता है और लीवर जो है हमारा पृथ्वी तत्व और अग्नि तत्व इनके मिश्रण से बना होता है। तो हमें ध्यान में रखना है कि हम वही चीज खाएं जिसमें पृथ्वी और अग्नि ये दो तत्व ज्यादा हों। तो इन दोनों तत्वों की अधिकता वाली चीजें हम खाएंगे तो वो लीवर के लिए हमेशा हेल्दी रहेंगी। बस इन दोनों को बैलेंस में रखना है, यानी कि अग्नि तत्व को बढ़ाकर नहीं खाना है, ज्यादा तीखा मसाला नहीं खाना है, और पृथ्वी तत्व को भी नहीं बढ़ाना है, ज्यादा गुरु आहार भी नहीं लेना है। भारी चीजें लेंगे तो पृथ्वी तत्व बढ़ जाएगा, और लघु चीजें या तीक्ष्ण चीजें लेंगे तो अग्नि तत्व बढ़ जाएगा। तो दोनों को बैलेंस करते हुए हमें डाइट में शामिल करना है। तो हम इसमें क्या क्या खा सकते हैं, क्योंकि लीवर जो है रक्त धातु का विशेष स्थान है, लीवर और स्प्लीन। तो यकृत प्लीहा खून का भी स्पेशल स्थान है। तो आपको अगर जो लीवर में समस्या होगी तो आपके खून में भी समस्या होने लगेगी। तो इसमें हम क्या क्या खा सकते हैं? तो फलों में हम खा सकते हैं अंगूर, बेर, क्योंकि बेर भी आना स्टार्ट हो जाएंगे अभी। आंवला तो इस समय बहुत मिल रहा है, तो आपको आंवला तो प्रतिदिन ही खाना चाहिए। और अंगूर भी आना स्टार्ट हो गए हैं। अगर अंगूर नहीं मिल पा रहे हैं तो आप मुनक्के का सेवन कर सकते हैं। तो आप फलों में इन सब चीज़ों का सेवन करें तो आपके लीवर के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। आपका जो फैटी लीवर है या लीवर में सिरोसिस वगैरह हो गई है, उसमें भी धीरे धीरे बहुत ही अच्छा लाभ मिलेगा। नेक्स्ट है धान्य। कौन कौन से धान्य हम ले सकते हैं? धान्य में कम से कम 1 साल पुराना धान्य हमें इस्तेमाल करना चाहिए। तो कम से कम 1 साल पुराने धान में आप क्या क्या ले सकते हैं? आप जौ का सेवन करें, ये लीवर के लिए बहुत अच्छा है। आप गेहूं का सेवन कर सकते हैं, ये भी लीवर के लिए बहुत अच्छा है। आप अगर चावल अच्छा लगता है तो बिना पॉलिश किया हुआ चावल या साथी वाला चावल आप इस्तेमाल करें, तो ये भी आपके शरीर के लिए बहुत ही अच्छा है। जौ की जो रोटी है उसमें आप घी लगा कर लीजिए, तो घी लगाकर आप सेवन करेंगे और मार निकाल कर आप अगर चावल का सेवन करेंगे तो आप देखेंगे आपके लीवर के लिए बहुत ही अच्छा है। नेक्स्ट हम देखेंगे दालों। तो दालों में जो है आप मूंग की दाल ले सकते हैं, कुल्थी की दाल ले सकते हैं,
ये दोनों दालें आपने देखी, अभी हमने बुखार की भी जब बात की थी तभी ये दोनों दालों का जिक्र यहाँ वहाँ पर हुआ था। तो कुल्थी की दाल अब अगर आपको नहीं अच्छी लगती है तो हफ्ते में 1 या 2 बार भी आप इसको लेंगे तो ये लीवर के लिए बहुत ही अच्छी है, लीवर को डिटॉक्स करती है। फिर नेक्स्ट सब्जियों में आप अगर जो देखेंगे तो सब्जियों में तिक्त रस वाली जो सब्जियां होती हैं वो लीवर को बहुत पसंद होती हैं। जैसे आप करेला है, परवल है, सहजन है, पुनर्नवा की साग है, ये सारी चीजें जो है आपके लीवर के लिए बहुत अच्छी हैं। और इस समय मूली आ रही है, मूली भी लीवर के लिए बहुत ही अच्छी सब्जी है। और एक पेठा आता है, को कुम्हड़ा बोलते हैं, सफेद कद्दू भी बोलते हैं। ये अक्सर पूजा या जो हम लोग करावा धरावा जादू टोना वगैरह करते हैं उसमें इसका इस्तेमाल ज्यादा करते हैं। लेकिन ये बहुत ही अच्छी लीवर के लिए बहुत ही अच्छी दवाई के रूप में भी इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ये है तो सब्जी, लेकिन इसको सुपर फूड बोलते हैं। तो इसको आप सब्जी के रूप में, मुरब्बे के रूप में, या आप ऐसे ही इसका जूस निकाल कर भी पिएंगे तो लीवर के लिए बहुत अच्छा है। मसालों में अगर देखेंगे तो मसालों में आप लहसुन का इस्तेमाल करें, आप जो है धनिया का इस्तेमाल करें, धनिया भी इस समय खूब आ रही है। आप हल्दी का इस्तेमाल करें, हल्दी का काढ़ा बना के लीजिए, गोल्डन मिल्क बना के आप रात में ले लीजिए। अदरक का आप सेवन कर सकते हैं, सौंठ का सेवन कर सकते हैं। दारू हल्दी ये आराम से एक लकड़ी होती है जो आपको पंसारी की दुकान पे मिल जाएगी। इसको भी अगर आप एक एक चुटकी की मात्रा में प्रतिदिन रात में लेते हैं तो ये भी लीवर के लिए बहुत अच्छी है। नाम इसका दारू है, इसको दारू हल्दी इसलिए बोलते हैं क्योंकि दारू पीने वाले जो दारू प्रेमी होते हैं उनके लीवर को जो है ये डिटॉक्स करती है, दारू के असर को कम करती है। नेक्स्ट में हम देखेंगे तो लोहे के बर्तन, ठीक है, अगर लोहे के बर्तन में आप भोजन पका कर खाते हैं तो ये भी लीवर को बहुत अच्छा लगता है। सेंधा नमक जो होता है उसका प्रयोग भी जो है लीवर के लिए बहुत ही अच्छा माना गया है। तो आप लोहे के बर्तन में खाना बनाइए और सेंधा नमक जो है उसका इस्तेमाल कीजिए नॉर्मल नमक के स्थान पर, तो वो भी लीवर के लिए बहुत ही अच्छी है। ये तो हो गई खाने वाली चीजें। अब पीने में कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमारे लीवर को बहुत पसंद है। तो पीने में आप छाछ ले सकते हैं। छाछ इस मौसम में आराम से लिया जा सकता है क्योंकि छाछ गर्म होता है, साथ में लघु भी होता है। बस ये है ताजा छाछ आप प्रयोग करें। आप गाय का दूध ले सकते हैं। आप गन्ना ले सकते हैं, इस मौसम में गन्ना भी खूब आता है तो गन्ना को आप चूस चूस कर खूब खाइए। इसके बाद आप जो है गोमूत्र अगर आप ले सकते हैं तो देसी गाय का जो है 20 से 30 ml एक चुटकी हल्दी मिलाकर अगर सुबह सुबह आप गौमूत्र लेते हैं, आपने इसको जो है चिकित्सीय सलाह की आवश्यकता रहती है। तो देसी गाय का जो मूत्र होता है क्योंकि ये थोड़ा सा पित्तवर्धक होता है, इसलिए आपको इसमें चिकित्सीय सलाह यानी कि आपकी जो शरीर है उसकी तासीर को देखते हुए आप इसका सेवन करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और अगर आप नियमित ले रहे हैं तो आप इसको लीजिए, ये भी लीवर के लिए बहुत ही अच्छी दवाई है। यहाँ तक कि अगर किसी को जॉन्डिस की समस्या यानी पीलिया की समस्या है उसमें भी अगर गौमूत्र प्रतिदिन पिया जाए तो 5 से 7 दिनों के अंदर अंदर ये पीलिया को भी ठीक कर देता है। बहुत सारे पेय हैं, आशा वरिष्ठ भी मार्केट में उपलब्ध होते हैं जिनका इस्तेमाल करके ये लीवर की जो है समस्या से निजात मिलती है, यानी कि लीवर में अगर जो कोई समस्या होती है उसको ठीक किया जा सकता है। तो उसमें पुनर्नवा रिष्ट आता है, अर्जुना रिष्ट आता है, और अर्जुन आसव आता है, कुमारी आसव आता है, रोहतका रिष्ट आता है, आपका पुनर्नवा आसव आता है। इस प्रकार से इनका भी 10-10 ml सिरप बराबर पानी मिलाकर आप अगर लेते हैं तो आपका लीवर बहुत ही
स्वस्थ रहता है। इसके बाद आपके घर में शहद बहुत आराम से उपलब्ध रहता है, तो 1 चम्मच शहद 1 ग्लास पानी में डाल के आप प्रतिदिन अगर पीते हैं, इसको 2 टाइम भी ले सकते हैं या आप दिन भर में अगर 1 बार भी लेते हैं, तो भी आपका लीवर बहुत ही अच्छा रहता है। बस ध्यान रखना है कि शहद को कभी भी गर्म पानी में नहीं मिलाना है, इसको हमेशा ठंडे पानी के साथ ही इस्तेमाल करना है। तो ये सारी चीज़ें थी लीवर के लिए और शहद, घी, ये सारी चीज़ें वैसे भी मनीषी लोग रोज़ खाने के लिए बता गए हैं। बस रोज़ क्या चीज़ नहीं खानी है, वो है दही। दही जो है बताया गया है कब-कब खाना है, कब-कब नहीं खाना है। लेकिन जो चीज़ें रोज़ खाने के लिए बताई गई हैं, उन्हें हम नहीं खाते हैं। लेकिन जो रोज़ चीज़ मना की गई है खाने के लिए, वही हम लोग खाते हैं क्योंकि हम लोग इंसान हैं। इंसान की प्रकृति होती है, जो चीज़ मना की जाती है, उसको हम लोग ज़्यादा करते हैं। तो अगर आपको कोई भी प्रश्न है, तो आप लोग पूछ सकते हैं। किसी भी का भी कोई भी प्रश्न हो, बुखार से रिलेटेड या लीवर से रिलेटेड तो पूछ सकता है। नमस्ते मैम, नमस्ते सर। नमस्ते। नमस्कार, नमस्कार। जी सर जी मुझे ये पूछना था कि सर अगर किसी को फर्स्ट स्टेज पे कैंसर है, होठ मतलब मैं जो अपने होठ के नीचे हनोडी होता है ना, हुँ, तो हुँ। इस जगह हुआ है सर, तो उसके लिए क्या इलाज करना चाहिए जिससे घरेलू मतलब यानी आयुर्वेदिक में। हाँ, देखिए घरेलू में सबसे अच्छा अगर कैंसर के लिए जो है, सबसे अच्छा कचनार को बोला गया है। तो आप कचनार। कचनार की हाँ, कचनार की छाल आप गूगल में सर्च करेंगे तो उसमें पेड़ बन के आ जाता है, तो आप उसको जी पहचान कर लीजिए, उसके पत्ते जो हैं दिल हार्ट शेप में होते हैं, यानी फटे हुए 2 हिस्से में रहते हैं। तो जी। उसका पत्ते का चाहे छाल का, वैसे सबसे ज़्यादा छाल ही इस्तेमाल होती है। तो हाँ उसकी जी। छाल को काढ़ा बना के आप प्रतिदिन सुबह खाली पेट दीजिए, उससे भी बहुत अच्छा लाभ मिलेगा और जी। लंघन कराइए क्योंकि क्या सर? लंघन लंघन कैंसर सर में मतलब। देखा गया है, लंघन मतलब उनको जो है व्रत उपवास रखना है। अच्छा अच्छा। हाँ, तो जी। जब तक उनको भूख ना लगे तब तक कुछ उनको मत दीजिए और हफ्ते में 1 बार या हफ्ते में 2 बार उनको लंघन कराइए, तो आप देखेंगे कि जी। बहुत ही जल्दी जो है क्योंकि लंघन जब हम करते हैं तो हाँ जी। फागोसाइटोसिस की क्रिया होती है हमारे शरीर में, यानी हमारा जी। शरीर जो है, जो भी खराब चीज़ें होती हैं उनको खाता है शरीर की, अच्छा। सभी खराब चीज़ों को। तो वहाँ जी पे जी। कैंसर सेल उसके लिए सबसे ज़्यादा खराब चीज़ है। जी अन्युल है, तो सबसे पहले जी सर। उसी को वो खाएगा। तो अच्छा। फागोसाइटोसिस की क्रिया करके वो कैंसर की सेल्स को खा के और वो बहुत जल्दी खत्म करता है। आपका अगर ट्रीटमेंट चल रहा है, ट्रीटमेंट के साथ-साथ आप काचनार की छाल का काढ़ा दीजिए और साथ में जी उनको सर। हफ्ते में 1 या 2 बार उपवास कराइए। उपवास के जी सर। दौरान आप उनको लिक्विड डाइट पे रख सकते हैं। जो अभी हमने लिक्विड डाइट दी है बुखार में, वही लिक्विड डाइट आप इसमें भी चला सकते हैं। बिल्कुल सर जी। आशीष जी, थैंक यू मुंह सर। ओके। के छालों में अमरूद के पत्तों के बारे में भी कहा गया है, वो इसमें काम करेगा या नहीं करेगा? नीम के छाल असल में इनको आशीष जी, जैसे जी, जी। मैं जी सर। मुँह के छालों में अमरूद का पत्ता नो डाउट बढ़िया काम करता है, लेकिन यहाँ पे इनको गाँठ की समस्या है, ना कि छालों की। तो वहाँ पे कचनार ही बढ़िया काम ये करेगी। गांठ बन गई है अमरूद क्या के पत्ते इन्होंने हाँ, हाँ, इन्होंने बताया है गाँठ बन गई है। आपके? जी सर, कैंसर गांठ मतलब गांठ कि जो बन गई हमारे है, ठीक है। कैंसर डिटेक्ट हो गया है, कैंसर डिटेक्ट हो गया हमारे है इनको। गालों के दोनों साइड में जो सर होता है ना हमारा दाढ़, तो दाढ़ के नीचे में गांठें हैं और जो होठ के जस्ट नीचे जो हनोटी होता है ना, वहां हुँ, पर यानी एक ऐसा गांठ हम्म। बनी थी, पर वो फूट के पक गई है और फूट भी गई है 2 बार। बाकी आयुर्वेद का कुछ ऐसा दिया है मेडिसिन, तो उससे रिलीफ मिल रहा है। बाकी मुझे और हाँ, पूछना था, इसलिए सर मैंने उसमें बस पूछा। हाँ, हाँ, बढ़िया, बढ़िया। आप कचनार खाइए, कचनार बहुत बढ़िया काम करेगी इसमें। जी 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 सर, धन्यवाद सर जी। हाँ, हाँ। नमस्ते सर जी। नमस्ते सीमा जी। अ, सर बुखार के लिए तो नहीं पर खाँसी सर 1 महीने से लगातार हो रही है और जैसे थोड़ी देर बोलो नहीं तो गला ऐसा जाम सा होता है, मतलब बोल हाँ, नहीं सू पाते तो सू खराश ज़्यादा हो सूखा रही है सू तो अभी सूखा-सूखा सा लगता है गला एकदम से। हाँ सर। हाँ, तो और ये जैसे खाँसी जो है खाँसी होती है तो गले में दर्द सा होता है, जब खाँसी आती है तो दर्द हाँ, होता है खा गले में। खाँसेंगे तो ज़ाहिर-सी बात सूजन आएगी, झोंका लगते हैं, गले में प्रेशर हाँ सर। पड़ता है तो उसकी वज़ह से ज़ाहिर-सी बात है, थोड़ी सूजन आएगी और खाँसी में जो है नो डाउट थोड़ा-सा दर्द भी होगा गले में।
उसके लिए सबसे जी। अच्छा हल्दी है, हल्दी आप भून के उसको शहद के साथ लीजिए और कान में थोड़ा-सा घी लगाइए, क्योंकि आजकल इस मौसम में वात की वजह से बहुत ज़्यादा खाँसी देखने को मिल रही है, पित्त की वजह से भी बहुत खाँसी देखने को मिल रही है। तो कान में आप हाँ घी जी। थोड़ा-थोड़ा करके हल्का गुनगुना करके घी लगाइए और कान की और सीने की आप सिकाई कीजिए, ठीक है? तो आपको सिकाई, घी लगाना और साथ में हल्दी और इसमें आप अड़ूसा सर जो है, अड़ूसा के पत्ते अगर जो आप पहचानती हैं, तो उसका भी आप सेवन कर सकती हैं। जी, सर हल्दी को भूंज करके शहद के हल्दी को साथ लेना है। हाँ, ल लोहे के तावे पे भून लीजिएगा, हल्की सी हाँ, हाँ। हाँ, उसका कलर चेंज होने लगेगा, हल्की खुशबू आने स्टार्ट हो जाएगी। हाँ, हाँ। हल्का भूरा कलर जब हो जाए, तब उसको हाँ, उतार लीजिए और उसमें बढ़िया सा शहद मिलाइए 1 चम्मच और उसको चाट-चाट कर सुबह-शाम दोनों टाइम लीजिए। आधा चम्मच हल्दी सुबह, आधा चम्मच हल्दी शाम को। जी सर। धन्यवाद सर जी। हाँ, सर। चलिए मनीषा जी, टाइम हो रहा है। सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने प्रश्न भी पूछे, इसके लिए भी बहुत-बहुत धन्यवाद और आप लोग खुल के कोई प्रश्न पूछा करें, तो बहुत ही अच्छा लगता